Hello students, welcome all of you. Today we are going to read about the nutrition in humans. Okay, as you know, we have already discussed about the nutrition in amoeba. ठीक है, हमने अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है उस जान लिया था लास्ट वीडियो में. अब जानेंगे ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे होता है. ह्यूमन जो पोषण लेते हैं, खाना खाते हैं, वो कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू गेन करते हैं. ओके, so steps in human digestion, you can see there are primary organs in the steps: mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. Okay, and now you can see this is the picture of a human digestive system. First of all, this is the top portion. These parts are presented in our mouth. Okay, so this portion is called salivary glands, and this is the pharynx. Okay, and this canal is esophagus, and this portion is liver, and this is our stomach. This is gallbladder, this is pancreas, this is small intestine, and this is a large intestine in red color, and this is our anus. Okay, so these are involved in our digestive system. अब देखो, सॉरी, इन आवर न्यूट्रिशन सिस्टम. अब हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो ह्यूमंस कैसे लेता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फूड होता है वो माउथ के थ्रू अंदर लेता है या फिर माउथ से फूड को खाता है. वहाँ पे होता है सलेवरी ग्लैंड. ओके, तो सलेवरी ग्लैंड क्या करती है, जो हम फूड को लिया मुंह के अंदर, दांतों ने उसको स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया. जो सलेवरी ग्लैंड है जो सलाइवा रिलीज करती है, जिससे हमारा फूड जो स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक हो चुका है उसको लुब्रिकेट कर देती है. ठीक है, लुब्रिकेट करने से ये होता है, जिसको लुब्रिकेट जिसको चिकना या लसीला बोलते हैं. उससे क्या होता है, हम ये एसोफेगस से होते हैं, इसको बोलते हैं फूड कैनल. तो इसके थ्रू ये फूड मुंह से हमारे स्टमक में जाता है, तो बीच में पसता नहीं है. ओके, लुब्रिकेंट से आसानी से पास हो जाता है. और ये फेरिंगस है, ये क्या करता है, हमारे जो फूड कैनल, फूड पाइप और विंड पाइप, उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करता है, जो कि हमारे फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है. ओके, दिस इज द फेरंगस. लास्ट, ओके, एंड नेक्स्ट इज द स्टमक. हमारा फूड एसोफेगस जो कि फूड कैनाल है, इसमें होके हमारे स्टमक में आता है. फिर स्टमक में क्या होता है, जो लीवर एंड गैल ब्लेडर, यहाँ से डिफरेंट टाइप के एंजाइम और जूस रिलीज होते हैं, जो कि स्टमक में आता है. ओके, फिर स्टमक में जो हमारा फूड है उसका डाइजेशन होता है. जो एंजाइम होता है वो डिफरेंट टाइप के जो न्यूट्रिशन होते हैं हमारे फूड में, उनको स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं. ओके, और गाल ब्लैडर से एक बाइल जूस रिलीज होता है. ठीक है, जो ये बाइल जूस क्या करते हैं, हमारे जो स्टमक है उसके भीतर वाले सरफेस पे लग जाता है, ताकि जो एसिड होता है उससे हमारे स्टमक को कोई लॉस ना हो. ठीक है, हमारे स्टमक में कोई नुकसान ना हो. आफ्टर द डाइजेशन इन स्टमक, फूड गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टमक में डाइजेशन होने के बाद में, यानी कि स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक होने के बाद में, हमारा भोजन अब आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो हमारे फूड है वो बिल्कुल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक हो चुका है. वहाँ पर फूड में से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होते हैं. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करते हैं, फूड में से सारे जो डिफरेंट टाइप के जो भी न्यूट्रिशन प्रेजेंट है हमारे फूड में, उसको एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद में हमारी बॉडी देते हैं और हमारी बॉडी को उससे एनर्जी मिलती है. ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, फूड को एब्जॉर्ब करते हैं. एब्जॉर्ब कैसे करती है, इनके अंदर हमारी जो फिंगर होती हैं ऐसे स्ट्रक्चर होती हैं. फिंगर जब लंबी है, फिंगर ऐसे स्ट्रक्चर होती हैं, ताकि उनका सरफेस एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया विथ फूड इंक्रीज हो सके
और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सके। ओके, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में हमारा फूड आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो रिमेनिंग फूड है या अनडाइजेस्टेड फूड है वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो रिमेनिंग साल्ट और वाटर है वो भी एब्जॉर्ब हो जाता है, और उसके बाद में जो बचा कुचा है वो एनएस में आ जाता है, और एनएस के बाद में वो हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट कर जाते हैं। सो different steps in human nutrition. There are the 5 steps. First the ingestion, second is the digestion, third is the absorption, fourth the assimilation, and 5 the digestion. So what the ingestion? Taking food into body, यानी कि भोजन को शरीर के अंदर लेने की प्रोसेस को या भोजन खाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं इंजेक्शन। डाइजेशन, टू कन्वर्ट फूड इनटू यूजुअल फूड, जो हमने भोजन लिया उसको पेट में जाएगा, स्टमक में, वहाँ पर स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है ताकि हमारी बॉडी इसको न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सके। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्मॉल पार्टिकल ब्रेकडाउन को डाइजेशन। थर्ड इज द एब्जॉर्प्शन, फिर जो डाइजेस्टेड फूड है उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन, न्यूट्रिशन यूज्ड बाय बॉडी, और जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया था बॉडी ने उस न्यूट्रिशन को एनर्जी के फॉर्म में बॉडी डिफरेंट वर्क करने के लिए यूज करती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। और एजेशन, जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया था, ठीक है, वो एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं एजेशन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस दिस 5 स्टेप वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल ingestion. So what is ingestion? The food is taken out the body through the mouth. It is broken down into small pieces with the help of teeth. The process of breaking down food into smaller pieces by the teeth is called mastication. So what is the mastication? जो हम देखो इंजेक्शन में क्या होता है, जो हम सबसे पहले भोजन को हमारे मुंह में लेते हैं, मुंह में लेने के बाद में उसको दांतों से स्मॉल पीसेस में ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो दांतों से ब्रेक करने के प्रोसेस को बोलते हैं मास्टिकेशन, और भोजन को मुंह में लेने के प्रोसेस को बोलते हैं इंजेक्शन। सो नेक्स्ट इज द about the teeth. Okay, so what are the teeth? We have different type of teeth. Each type is different in shape and perform different function. अब देखो हमने भोजन लिया हमारे मुंह में, वो इंजेक्शन हो गया, उसके बाद में वो भोजन को दांतों ने छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया, वो मास्टिकेशन हो गया। जो दांतों ने भोजन को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक किया था, वो टीथ के हमारे टाइप है 4 टाइप: इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ओके, 4 टाइप टीथ प्रेजेंट इन आवर jaw. Okay, so read one by one about these teeth. First is the incisor, second is the canine, third is the premolar, and last is the molar. Okay, so you can see a position in our mouth. So incisor is the front. Okay, you can see this front portion, front 4 teeth in upper jaw or same 4 in lower jaw. So this front teeth is known as incisor. Okay, they are chisel shaped. Okay, and function of these biting of pieces of food. जो दांतों के सामने वाले 4 दांत होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे वाले जबड़े में 8 हो गए टोटल, ये इनको हम इंसाइजर बोलते हैं, और ये भोजन को काटने का काम करते हैं। इट वर्क एज ए सीसर, एक कैंची तरह कार्य करते हैं। अंडरस्टूड। सेकंड इज द केनाइन, इंसाइजर के जस्ट पास वाला इस टाइप का शेप में जो टीथ होता है उसको हम बोलते हैं केनाइन। ओके, ये सिंगल पॉइंटेड होता है। इट वर्क एज ए फोर्क, सिमिलर फंक्शन टू इंसाइजर, ये भी भोजन को चीरने फाड़ने में काम आती है। ओके, तो ये इनकी क्वांटिटी नहीं होती है इंसाइजर की, सॉरी केनाइन की, एक यहाँ पे हो गया नुकीला, एक यहाँ पे हो गया 2 ऊपर जा में और 2 नीचे जा में, टोटल 4। ओके, सो 4 हो गया क्लियर केनाइन। नाउ नेक्स्ट प्रीमोलर, तो कैनाइन के जस्ट आगे वाले जो 2 टीथ हैं, ठीक है, 2 टीथ हैं प्रीमोलर, उनको बोलते हैं प्रीमोलर। इनमें 2 पॉइंट्स होते हैं और 1 और 2 रूट होता है। मीन जो इनकी जड़ें होती हैं यहाँ पे ऐसे 2 स्ट्रक्चर होंगी, 2 रूट एक हो सकती है या फिर 2 हो सकती है। और कप्स होते हैं जो ऊपर स्ट्रक्चर बनी है टॉप पे,
ठीक है। तो टॉप पे स्ट्रेच बननी है, जो टॉप पे पॉइंट है ये 2 पॉइंट होंगे, ओके। और इनका वर्क क्या है, ग्राइंडिंग करने का, जो फूड है उसको पीसने का कार्य करते हैं। ये कितने होते हैं यहाँ पे, 2 इधर को, 2 यहाँ पे, 4 और 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, टोटल ये 8, ठीक है। तो सेम 4 नीचे 4 ऊपर। नेक्स्ट मोलर, ओके। दीज आर द दिस टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट इन द लास्ट ऑफ ओवर जाम। जो सबसे लास्ट की जो 3 है ये, ठीक है, इनको बोलते हैं मोलर। ये देखो ना 4 और 5 कप्स जो ऊपर स्ट्रेचर बनी होती है ना, जो ऊपर खबर पॉइंट वाली, ऐसे ही 4 या 5 सकती हैं। और रूट इनकी 2 या 3, देखो यहाँ पे 3 रूट है, ऐसे रूट 2 भी सकती हैं और 3 भी सकते हैं। इनका काम क्या है, चोविंग एंड ग्राइंडिंग, ठीक है। ये चबाने का और बिल्कुल बारीक बिल्कुल स्मॉल पीसेस में या फिर ग्राइंडिंग करने का वर्क करते हैं, ओके। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ टीथ इन आवर माउथ which help a lot of for the digestion or in nutrition human beings. So next is the type of teeth. You know there are a person has 2 set of teeth in its life. First is the temporary teeth and second set of teeth is known as permanent teeth. So what is the temporary teeth? It is first set of our teeth known as milk teeth. जो इंसान के सबसे पहले जो दांत उगते हैं उनको हम बोलते हैं मिल्क टीथ। और ये कब उगते हैं, जब वो 6 महीने का होता है, ठीक है। और ये दांत कब टूट जाते हैं, जब 5 या 6 साल का हो जाता है, ओके। और जब वो 2 या 2.5 साल का होता है, सॉरी, जब वो 2.5 या 3 साल का होता है तो उसके दांतों की क्वांटिटी होती है 20, ठीक है। तो इट्स अबाउट द टेम्परेरी टीथ। टेम्परेरी टीथ सबसे पहले उगते हैं बच्चों, सबसे पहले बच्चा होता है, बच्चों जो टीथ उगते हैं उनको मिल्क टीथ बोलते हैं। ये 6 महीने में आते हैं और 5 से 6 साल में टूट जाते हैं। और जब बच्चा 2.5 या 3 साल का होता है तो उसके दांतों की संख्या 20 होती है, ओके। यू कैन से दीज आर द टेम्परेरी टीथ और यू कैन से मिल्क टीथ। नाउ नेक्स्ट इज द परमानेंट टीथ। सो व्हाट इज द परमानेंट टीथ? When we are at the age of 13, we lose all our milk teeth and get a new set of teeth known as permanent teeth. It remain throughout the life. देखो जब हम 13 साल के हो जाते हैं तब हमारे जो बच्चे कुछ जो भी मिल्क टीथ थे वो सारे टूट जाते हैं, एज द एज ऑफ 13, ओके। और उसके बाद में जो सेट आता है नए दांतों का, नए टीथ का, उनको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब ये दांत दोबारा नहीं टूटेंगे, हमारी लाइफ टाइम रहेंगे, ओके। और जब हमारी 13 साल की एज होती है तो इनकी क्वांटिटी होती है 28, ओके। और जब हम 17 से 25 साल के होते हैं, 17 से 25 साल के होते हैं तब 4 टीथ और उगते हैं, ओके। 4 टीथ और उगते हैं, उनको हम बोलते हैं विजडम टीथ, ओके, विजडम टीथ। तो विजडम टीथ कब उगते हैं? एज द एज ऑफ बिटवीन 17 to 25, अंडरस्टूड। एंड यू नो द विजडम टीथ ग्रो एट द एंड ऑफ, हमारे जो है सबके एंड में उगते हैं, सबसे लास्ट में उगते हैं। और एन ह्यूमन सेट, सॉरी, द परमानेंट सेट इन ए ह्यूमन हैव द 32 टीथ, 16 इन ईच, जो अपर एंड लोअर। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें टोटल क्वांटिटी कितनी होती है? 32, ठीक है। 16 तो ऊपर वाले में और 16 ही नीचे वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, टोटल 32, ओके। सो दिस अबाउट बेसिक नॉलेज अबाउट द टीथ। नाउ नेक्स्ट इज द हाउ टीथ बिकम अनहेल्दी। अब देखो ये बता रहा है टीथ अनहेल्दी कैसे होते हैं। फर्स्ट, वी ईट फूड गेट स्टक बिटवीन आवर टीथ ऑन टीथ और इन बिटवीन टीथ एंड गम्स। If the food remains stuck for a long time, germs start growing around it. These germs feed on the sugar present in the food particles. While they do, they produce a kind of acid. This acid can destroy animal, spoil the gums, cause bleeding, create hole in teeth. A hole in a tooth is called a cavity. अब देखो जो हमारे दांत है वो अनहेल्दी कैसे होते हैं। सबसे पहले मान लो हमने भोजन खाया, फूड लिया, और फूड का कुछ पार्टिकल्स हमारे जो टीथ है या फिर टीथ और गम्स गम होते हैं, मसूड़े, दांत और मसूड़े के बीच में कोई फंस गया पार्टिकल्स, ठीक है। और हमने ब्रश नहीं किया काफ़ी टाइम तक,
तो वो क्या होएगा, उस जो पसे हुए फूड है उसमें जम्स स्टार्ट हो जाएंगे, जीवाणु स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इफ़ दे आर शुगर प्रेजेंट, यदि उन जम्स को शुगर मिल गई, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उस शुगर को चेंज कर देंगे एसिड में, और एसिड क्या करेगी, जो हमारी टूथ है उसके एनिमल को डिस्ट्रो कर देगी, उसमें होल कर सकती है, जिससे कैविटी बन जाती है। एनिमल क्या होते हैं, जो हमारे दांत होता है वाइट दांत होता है, ये देखो ये वाइट दांत है, तो ये वाइट जो परत छड़ी हुई दांत के ऊपर, इसको हम बोलते हैं एनिमल, ठीक है। तो एनिमल को डिस्ट्रो कर देगा और हमारे दांत में कैविटी कर देगा। ओके, सो ब्रश आपको डेली करनी चाहिए। नेक्स्ट इज द pluck. So what is the pluck? Germs first attack the animal and form a sticky yellow coating called the pluck on teeth. If a pluck is not removed, it germ can get inside the teeth and destroy the dentin and the pulp. The acid produced by the germs can also break the cementum and can lead to tooth decay. Tooth decay can result in sore and bleeding gums, toothache, tooth loss and बैड ब्रेथ एंड इंडाइजेशन। अब देखो प्लग क्या होता है, अभी जस्ट बताया था कि जम्स होते हैं सबसे पहले कहाँ पे अटैक करते हैं, एनिमल पे, ठीक है। तो एनिमल पे अटैक करेंगे, ये वाइट जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, जो वाइट कोट दिख रहा है टूथ के ऊपर, इसको एनिमल बोलते हैं। जब जम्स अटैक करते हैं एनिमल पे, तो येलो कलर में चेंज होता है, देखो पिक में येलो कलर में चेंज हो गया। आफ्टर दिस if we do not brush our tooth for long time, ठीक है, then this sticky yellow coating okay can decay our tooth। यदि हमने काफ़ी टाइम तक ब्रश नहीं किया या फिर इस येलो जो कोटिंग है, ठीक है, जो येलो लेयर आ चुकी है, इसको नहीं हटाया, तो ये हमारे टूथ है उसमें कैविटी कर देगा, ठीक है, उसको डिस्ट्रो कर देगा, एनिमल को डिस्ट्रो कर देगा। जो हमारे टूथ है उसके अंदर वाला पोर्शन होता है पल्प, ठीक है, तो टूथ के अंदर पल्प होता है उसको भी हार्म कर देगा, ठीक है। और सीमेंटम होता है जो हमारे दांत और जबड़ों को आपस में जोड़े रखते हैं, उसको बोलते हैं सीमेंटम, ठीक है। तो फिर उससे क्या होगा, इन सबको डिस्ट्रो करने से क्या होगा, हमारे जो मसूड़े हैं उनमें ब्लड आ सकता है, ठीक है, हमारे टूथ में पेन हो सकता है, या फिर हमारा दांत टूट सकता है, हमारे मुंह से बदबू आ सकती है, ठीक है, और हमारा जो फूड है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो सकती। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है ड्यू टू प्लग। और प्लग कब होता है, जब आप रेगुलरली दांतों की सफाई नहीं करेंगे, ठीक है, तो दांतों की सफाई कंटिन्यू करनी चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट पोर्शन इज द टंग। हमारी जीभ है, वॉट इज द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ टंग इन आवर न्यूट्रिशन। द टंग इज ए फ्लैशी मस्कुलर organs present in our mouth that is free at the front but attached at the back to the floor of buccal cavity. The tongue helps to mix saliva with the food, detect different kinds of taste through the taste buds and the swallow food. देखो हमारी जो जीभ होती है आगे से तो फ्री होती है, आप कैसे मूव कर सकते हो, लेकिन पीछे से ये हमारे जो बल्क कैविटी है उसकी सतह से, बकल कैविटी है उसकी सतह से फ्लोर से कनेक्ट होती है। और टंग क्या करती है, जो हम फूड लेते हैं, फूड में जो सिलेवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलते हैं उसको मिक्स करता है, किससे, फूड से, ताकि हमारा फूड लुब्रिकेट हो जाए और हमको जो एनगल्फ निगलने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, टू स्वेलो फूड निगलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड टेस्ट बड उसमें क्या होती है, स्मॉल एसिड डोटेड होती है जीभ में, वो करती है हमको टेस्ट में हेल्प करती है, ठीक है। हमको टेस्ट इससे आते हैं, जो बड होते हैं टेस्ट बड होते हैं ऐसे डोटेड होते हैं स्मॉल पोर्शन जीभ पे, उनसे हमको टेस्ट आता है कि मीठा है, खट्टा है, फीका है, ऐसे। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ टंग। ये तो एक तो हमारे भोजन को लुब्रिकेट करेगा क्योंकि ये सलाइवा मिक्स करता है और भोजन को निगलने में हेल्प करता है और टेस्ट देता है। नाउ नेक्स्ट इज द डाइजेशन। okay, so digestion have mouth, stomach, small intestine involved in it, ये portion है इसके। so first is the mouth. so what is the mouth? digestion begin in mouth. The salivary gland present in the mouth continues secretes saliva. The primary function of saliva is to make the food moist. The saliva also contains digestive enzymes that break down starch present in the food to sugar.
जो अभी बताया था माउथ के होते हैं, ये हमारे डाइजेशन का स्टार्ट होता है। हमारा डाइजेशन कहाँ से? माउथ से। क्यों? क्योंकि सबसे पहले भोजन कहाँ पहुँचता है? माउथ में। अभी बताया था माउथ में क्या होता है, सिलेवरी ग्लैंड निकलती है, सिलाइवा निकलता है सिलेवरी ग्लैंड से, हमारी टंग उसको मिक्स कर देती है। ओके, उसमें कई एंजाइम भी होते हैं जो कि भोजन कुछ जो फूड पार्टिकल्स है उसको वहीं पे भी स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं और ये हमको फूड में स्वेलो करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो माउथ का फंक्शन आप जानते होंगे अच्छी तरह से। नाउ नेक्स्ट इज द एसोफेगस। फ्रॉम द माउथ द food passes into the esophagus or food pipe and finally reach the stomach. The wall of the esophagus relax and contract repeatedly to push the food down. This type of movement is called the peristalsis or the peristaltic movement. No digestion take place in the esophagus. अब देखो, जो अब ये डायग्राम दिख रहा है, हमारे मुंह से जो पेट है हमारा स्टमक, जहाँ तक जो ये पाइप जा रहा है इसको हम बोलते हैं एसोफेगस या फिर फूड पाइप। इससे क्या होता है, भोजन हमारे मुंह से स्टमक तक जाता है और जो फूड पाइप है ये, इसकी जो बोल्स हैं, ठीक है, वो कॉन्टैक्ट होंगी और रिलैक्स होएगी, ठीक है, कभी सिकुड़ेंगी और फैलेंगी। उससे क्या होता है, हमारे भोजन को निगलने में हेल्प मिलती है। ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द एसोफेगस। और सिकुड़ना और कॉन्टैक्ट और रिलैक्स ऑफ द एसोफेगस इज नोन इज द पेरिस्टालसिस। ओके, पेरिस्टालसिस। नाउ नेक्स्ट इज द स्टमक. It is U-shaped muscular organs present in the upper abdomen. The inner walls of the stomach secrete digestive juice, mucus, and hydrochloric acid. The digestive juice break down protein into simpler forms, while the hydrochloric acid kill the bacteria present in food and provide an acidic medium for the action of digestive juice. The mucus help in protecting the stomach living from the action of acid. The food is now partially digested and is in the form of a thick soup. मैंने बताया था अभी, स्टमक में क्या होता है, जो हमारा फूड पहुंचता है थ्रू द एसोफेगस इनटू द स्टमक, वहाँ पे उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। डाइजेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। ओके, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होते हैं। हमारे स्टमक में होता है एसिड, होता है कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, हमारे फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। और ठीक है, हम जो हमारे स्टमक है उसके अंदर बहुत से टाइप के एंजाइम होते हैं जो कि शुगर या हाइड्रो कार्बन्स हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। और बहुत से जो एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, ठीक है, एसिड भी होता है इसमें। और फिर द फूड फाइनली डाइजेस्टेड, ठीक है, जो इसमें फूड होता है वो ऐसे धीरे धीरे करके डाइजेस्ट होता है, यानी स्मॉल पीसेस में टूट जाता है। और जो स्मॉल पीसेस में बिल्कुल स्मॉल पीसेस में इसका ब्रेक डाउन हुआ, उसको हम बोलते हैं थिक सूप। ये थिक सूप की तरह होता है। ठीक है, तो बताया था स्टमक में होता है ओनली डाइजेशन होता है, यानी कि स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन होता है। फिर उसके बाद में जो थिक सूप है ये पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये एक कोयल शेप होती है ऐसे, ठीक है, ऐसी शेप की होती है, घुमावदार। एंड इसकी लेंथ होती है 7.5 मीटर, इतनी लंबी होती है। एंड इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट इंटेस्टिनल जूस द कंप्लीट ऑफ द डाइजेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड. It also receives secretion from the liver and the pancreas, the largest gland in the body. The liver secretes bile juice that is stored in the gallbladder until needed. Bile helps to break down fat. The pancreas secretes pancreatic juice that break down carbohydrates, fats, and protein into simpler form. Digestion is completed in the small intestine. जो हमारा जो डाइजेशन होता है स्टमक में वो तो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता। जो कंप्लीट डाइजेशन कब होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन ऑर्गन्स है उसमें होता है। ये तो 7.5 मीटर लंबी सबसे लंबा पोर्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इसे लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। और शेप कैसे होती है, कोयल शेप, कोयल होती है ऐसी शेप में होती है। ओके,
अब इसमें क्या करते हैं, इसमें जूस आता है कहाँ से, ये बाइल जूस है, ये सीक्रेट होता है किससे, लीवर से, और कहाँ पे कलेक्ट होता है ये जो हमारा गाल ब्लेडर है वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, और तब तक इकट्ठा रहता है जब तक इसकी रिक्वायरमेंट न हो। जब हम फूड खाते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुँचता है तो गाल ब्लेडर रिलीज करता है किसको, बाइल जूस को, ठीक है। और बाइल जूस कहाँ पे आता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ पे क्या होता है, ये जो फूड है, जो फैट होती है, उस फैट को स्मॉल पीस में ब्रेक डाउन करता है। सिमिलरली जो पैनक्रियास है, जो पैंक्रेटिक जूस को रिलीज करता है और ये कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करता है। इसी तरह फैट और प्रोटीन भी सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो इससे फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सबका ब्रेक डाउन हो चुका है, और जो फूड पार्टिकल्स था उनका स्टमक में हो गया था, और न्यूट्रिशन का यहाँ पे हो गया। तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे फैट का भी ब्रेक डाउन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का भी होता है, प्रोटीन्स का भी होता है। नाउ नेक्स्ट द एब्जॉर्प्शन। अब देखो, एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देयर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड विली। Willi increases the surface area, making absorption more efficient. Willi have a network of blood vessels. The soluble food is absorbed by the villi and transported through the blood vessel to the different part of body. अब देखो, हम जो कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से जो इसकी अंदर की जो वाल है वहाँ पे ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं, इनको बोलते हैं विली, ठीक है। इस स्ट्रक्चर बोलेंगे विली। तो ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। कैसे, फूड यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी, ठीक है। तो फूड का इनसे कांटेक्ट बढ़ जाएगा, तो ये पूरे फूड से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेंगे हमारी बॉडी को, ठीक है। तो हमारा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फिर ये जो विली है ये क्या करेंगे, यहाँ से जो न्यूट्रिशन है उसको पूरी बॉडी में सप्लाई कर देगी। समझ गए कि विली स्ट्रक्चर कैसी होती है। नाउ व्हाट इज द एसिमिलेशन। द सोल्यूबल फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट organs where it is utilized for building substance such as protein. This is called the assimilation. In each cell of the food, this soluble food is broken down with the help of oxygen for producing energy, carbon dioxide and water. अब एसिमिलेशन में होता है, जो अभी हमने न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया था वो विली ने हमारी पूरी बॉडी को, उसमें विली में ब्लड होता है, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन चले गए, और न्यूट्रिशन से हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स है वो एनर्जी गेन करेंगे टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं एसिमिलेशन प्रोसेस, ठीक है। डिफरेंट टाइप वर्क करते हैं जिनसे एनर्जी, जो हमारे जो न्यूट्रिशन था उनसे हमको एनर्जी मिलेगी, और ऑर्गन्स हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को चेंज करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। यानी कि डिफरेंट टाइम एक्टिविटी में या तो CO2 बनती है, वाटर भी चेंज होता है, ठीक है, एनर्जी मिलती है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं एसिमिलेशन में। नेक्स्ट इज द लार्जर इंटेस्टाइन। ओके, so what is the larger intestine? The undigested food after passes into the large intestine. Here water and some salt are absorbed from the undigested food, and the undigested food become semi solid. This is called the feces. जो हमारा एसिमिलेशन हो चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो चुका है। अब कुछ रिमेनिंग पोर्शन होता है फूड का जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, वो पहुंचता है इस लार्जर इंटेस्टाइन में। यहाँ पर क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें रिमेनिंग जो सॉल्ट और वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय द लार्जर इंटेस्टाइन। उसके बाद में इसकी जो वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद में ये हो जाता है सेमी सॉलिड। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द फेसेस नाउ, एंड दिस फेसेस व्हाट इज द एजेशन, दिस इज एजेशन। अभी जो ये सेमी सॉलिड फेसेस था ये स्टोर हो जाता है किसमें, हमारे रेक्टम में, एंड पास आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनएस फ्रॉम टाइम टाइम। और जो हमारी बॉडी में जो एनएस होता है उसे टाइम टू टाइम हमारी बॉडी एक्सपेल आउट कर देती है, ठीक है। इस प्रोसेस बोलते हैं एजेशन,
to expel out the undigested food from our body time to time, known as digestion. Now next is the diarrhea. When we consume infected food or unclean water, we may suffer from watery stool. द कंडीशन इज डायरिया. जो डायरिया होती है जब हम कोई इन्फेक्टेड भोजन या फिर जो अनक्लीन है गंदा पानी पी लेते हैं, ठीक है, तो हमारा स्टूल है जो फेसेस है वो कैसे हो जाएगा, वोटरी. इसको हम बोलते हैं डायरिया. सिंपल लैंग्वेज में दस्त लगना. ठीक है, दस्त लगते हैं जब हम कोई भी इन्फेक्टेड फूड या गंदा पानी पी लेते हैं. रिजल्ट इन लॉस ऑफ वाटर and some essentially salt from the body. This condition can be dealt with the giving patient to oral rehydration solution. Oral can be made at home by mixing some salt and sugar. ओके, अब जो डायरिया में क्या होता है, ये तो हमारा जो स्टूल होता है वो लिक्विड हो जाता है. दूसरा, इससे हमारी बॉडी से जो साल्ट है वो भी एक्सपर्ट हो जाता है. हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है. इसको रिड्यूस करने के लिए या इससे गेट राइड ऑफ फ्रॉम दिस वी नीड टू ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. हम एक घोल पीते हैं ORS का घोल. ठीक है, देखोगा बच्चों को ORS का घोल पिलाते हैं जब उनको दस्त लग जाता है. ठीक है, दस्त लगने से होता है उनकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है और साल्ट निकल जाता है. और ये ORS को हम घर भी बना सकते हैं. कैसे, मिक्सिंग सम साल्ट एंड शुगर. पानी लो, उसमें कुछ नमक और कुछ चीनी घोलो तो वही क्या हो जाता है, ORS. अंडरस्टूड. सो दिस इज आवर यूनिट. आई होप ऑल ऑफ यू गेट वेरी वेल. थैंक यू फॉर लिसनिंग ऑल.